लर्नर्स वेलकम टू आइलैंड आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कोर्स। ये आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो चाहे से आपका सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, एस्टेट, जेटेट या किसी भी राज्य की टीटी का एग्जाम हो, उसमें ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी डीपली हम टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जिससे कि आपके ना सिर्फ बेसिक क्लियर हो बल्कि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें से आए तो आप इजीली उनको सोल्व कर पाए। नमस्कार, मैं हूँ आप ही का साथी मयंक शर्मा। मेरे द्वारा एक कोर्स स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको कोर्स हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पे आप फॉलो करके रख सकते हैं। ये यूट्यूब का हैंडल है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट है वो वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। इस लेसन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं अपना चैनल Island+7 के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली पीडीएफ है वो अवेलेबल होती है, साथ ही कुछ क्विज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपन देख रहे थे किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था के अंदर अपन ने पहला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने जाना कि किस तरीके से किशोरावस्था में जो वृद्धि और विकास है वह आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो किशोरावस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्रमुख विशेषताओं को हम इस लेसन में कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है वह शारीरिक परिवर्तन संबंधी उलझनें। आप अपने आप को अपनी किशोरावस्था में लेके जाइए। जब किशोरावस्था जो है स्टार्ट हुई थी आपकी, बहुत सारे बच्चे इस अवस्था में अंतर्मुखी से रहते हैं, कुछ खोए खोए गुमसुम से रह जाते हैं ना। हर बच्चों के साथ ये होता है। क्यों होता है? देखिए क्या कारण रहते हैं इसका जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर बेसिकली क्या कारण होता है, कुछ नए घटनाक्रम जो किशोरावस्था के हिसाब से स्टार्ट होते हैं। लड़कियों में कौन सा होगा? मासिक धर्म की यहाँ से शुरुआत होती है। तो इसके दौरान जो रक्त का प्रवाह होता है वो लड़कियों को असहज बना देता है, उससे लड़कियां चिंतित हो जाती है। देखिए, कुछ जो है शहरी इलाके हैं वहाँ पे एजुकेशन अच्छी खासी है, ठीक है, तो वहाँ पे यौन शिक्षा बच्चों को दी जाती है, वहाँ पे इनका चाहे से प्रभाव ना रहता हो। लेकिन बहुत सारे किशोर किशोरियाँ जो हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में भी पलते हैं, अभावों में पलते हैं, जहाँ तक ये सब जानकारियाँ नहीं पहुँच पाती, उनको एक अंधविश्वास का दायरा होता है, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा चिंता का कारण बन जाता है ना, मासिक धर्म, क्योंकि ये स्टार्ट होता है और ये टॉपिक ऐसा होता है कि इसके ऊपर किशोर बात नहीं कर पाते हैं किसी दूसरे से। और लड़कों में क्या होता है, लड़कों में जैसे स्वप्न दोष होता है, वेट ड्रीम्स की जो सिचुएशन होती है, तो वो भी लड़कों के लिए नया होता है, नया घटनाक्रम होता है। तो लड़के भी उस वजह से चिंता में रहते हैं कि ये हो क्या रहा है अपने साथ, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इन चिंताओं की वजह से क्या हो सकता है, इन चिंताओं से क्या होता है, देखिए बिल्कुल अपरिचित होते हैं किशोर, ये अपन भी जानते हैं ना। तो बहुत सारी कुंठाएं और दिमाग की जो परेशानियां होती हैं उनमें गिर जाते हैं बच्चे। अपने आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसके ऊपर किसी के साथ बात नहीं की जा सकती। ठीक है, अब ये जो अज्ञानता होती है इसकी वजह से क्या होगा, या तो जो बच्चे हैं वह अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर अपराधी भावना की तरह हो जाते हैं। देखिए, अंतर्मुखी कैसे होंगे, जैसे इनके ऊपर किसी से चर्चा नहीं की, अपने अंदर ही अंदर इन बातों को रखते हैं, तो फिर वो उनका जो विकास है वो अंतर्मुखी प्रकार से होना स्टार्ट हो जाता है। और अपराधी कैसे होंगे, होता क्या है, जैसे कि ये घटनाक्रम होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है वेट ड्रीम्स की जो सिचुएशन है, तो इसको क्या करता है बच्चा, अपने अपराध भाव से जोड़ लेता है। बच्चा सोच लेता है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, इस वजह से ये सिचुएशन हो रही है। वो नहीं समझ पाता है कि शारीरिक घटनाक्रमों की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से फिर जो है उसकी अपराध भावना की जो प्रवृत्ति है वह स्टार्ट हो जाती है। तो अपराधी भावना है वो यहाँ से उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए, शारीरिक परिवर्तन संबंधी उलझने ही अपन देख रहे हैं। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, है ना, बॉडी जो होती है किशोरावस्था में वापस उसका जो विकास है वह अकस्मात वापस शुरू होता है, बाल्यावस्था में जो कि रुका हुआ होता है। अब ये जो विकास शुरू होता है इसके अचानक सारे शरीर के अंगों में परिवर्तन होते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अब एक मूर्त रूप, मतलब एक सशक्त रूप में आना सामने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चे आपस में तुलना करते हैं, है ना, अपने अंगों की तुलना करते हैं, अपने अंगों से नाखुश नजर आते हैं। किसी दूसरे के अंग मान लीजिए कि अच्छे हैं तो उसे खुद के अंग कमजोर लगते हैं, है ना। कोई मान लीजिए हेल्थ में अच्छा है तो खुद से नाखुश होते हैं। तो दोनों, चाहे से लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों तुलना करते हुए पाए जाते हैं। आप जैसे एक उदाहरण ले लीजिए लंबाई का, मान लीजिए किसी उसके दूसरे जो साथी हैं उसकी लंबाई ज्यादा है, एक की लंबाई है वह कम रह गई, तो वहां पे उसमें क्या होती है, कुंठा की भावना वो है ना वहां से आना स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, जो व्यक्तिगत भेद होते हैं, हम जानते हैं कि हर
व्यक्ति है उसका विकास अलग तरीके से होता है। चाहे से दो किशोर हैं तो दोनों किशोरों का भी विकास अलग अलग तरीके से होगा। तो व्यक्तिगत जो भेद होते हैं वो किशोरों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ऊंचाई है, भार, पतलापन, मोटापा, चेहरे की कांति, शारीरिक गठन, रंग रूप, ये सब इनकी तुलना करते रहते हैं आपस में ना। दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ कमी अगर उनको लगती है तो किसका शिकार हो जाते हैं? हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की दृष्टि में अधिक आकर्षक बनना चाहती है। जो आकर्षक बनने की जो प्रवृत्ति है ना, दिखावे की जो प्रवृत्ति, वो बेसिकली लड़कियों में ज्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद अगली विशेषता आती है आत्मचेतना बलवती होना। आत्मचेतना का मतलब आप किस तरीके से समझते हैं? आप किशोर के एंगल से इस तरीके से समझिए कि किशोर क्या करेगा, हर चीज को खुद के ऊपर लेकर सोचेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए किशोर है तो ये बेसिकली एक तो क्या सोचेगा कि कोई भी मुझे बच्चा ना समझे, चाहे से बाल्यावस्था से जस्ट निकल के आया है, लेकिन ये चाहता है कि मैं अब हर तरीके से सक्षम हूँ, कोई मुझे बच्चा ना समझे। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये चाहता है कि श्रृंगार जो है उसकी तरफ बच्चे का आकर्षण होता है, तो बच्चा चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा आकर्षित लगे। इस अवस्था के अंदर कॉस्मेटिक्स का जो यूज है वो भी बहुत ज्यादा करता है बच्चा। तो बेसिकली ये प्रवृत्ति जो है अपन ने जाना कि ये लड़कियों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक आती है पीर ग्रुप की सिचुएशन। पीर ग्रुप जो समवयस्क समूह जो होता है जिनको अपन ने जाना, तो पीर ग्रुप में बच्चा क्या करता है कि वो चाहता है कि उसका स्थान हो इस ग्रुप में। हर के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से वो जानी जाए, है ना। हर बच्चा चाहता है कि मेरी क्वालिटी की वजह से मेरे ग्रुप के अंदर वैल्यू रहे। पीर ग्रुप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और एक विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण है वो भी इस प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है। ये चारों के चारों थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वही है जो कि अभी अपन ने समझा कि वह कोरा बालक नहीं रहा, वह ऐसा चाहता है। श्रृंगार का जो समय है इसको कहा जाता है एज ऑफ ब्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। और जो अपने जो वयस्क समूह है उसमें स्थान बनाने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो भूख है वह आत्मचेतना के दृष्टिकोण से उसमें प्रबल हो जाती है। ठीक है। और प्रत्येक किशोर चाहता है कि जो विपरीत लिंग के जो सदस्य हैं उनके लिए वह एक आकर्षण का विषय बन जाए। ये अपन ने जाना ही है। ठीक है। ये और क्या होता है, 2 पॉइंट्स और आते हैं आत्मचेतना के दृष्टिकोण से अपन देखें तो किशोर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं और बहुत ही अनायास ही उत्तेजित हो जाते हैं ना। ये क्यों होता है? ये उनके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होने की वजह से होता है। ठीक है। तो और ये जब अनायास उत्तेजित हो उठते हैं और क्या चाहते हैं, वो हर प्रकार से अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाए रखने का प्रयास करते हैं। वह कैसे भी करके उसके इमोशन सही इस हिसाब से हो जाते हैं कि बस मेरी प्रतिष्ठा ना गिरे। इसके अलावा देखिए आत्म प्रतिष्ठा और जो स्वाभिमान है उस पर किसी तरह की चोट उनमें कुसमायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो खेलने गया अपने पीर ग्रुप के अंदर, वो खेल रहा है, समवयस्क समूह के अंदर वो खेल रहा है। अब उसके पिता जाते हैं और पिता उसे उस ग्रुप के सामने, जिस ग्रुप में वो चाहता है कि उस ग्रुप में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, उस ग्रुप के सामने बच्चे को डांट देते हैं। तो बच्चा क्या होगा, बच्चा वहां से कुसमायोजित होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आत्मसम्मान जो आत्म प्रतिष्ठा है उसको वहां पे चोट पहुंची है। तो इसका बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो आत्मसम्मान है उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे कि वह कुसमायोजित ना हो। जैसे कि उसको आप चाहें तो उसको अलग से लाके समझाया जा सकता है, अलग से लाके डांटा जा सकता है, पीर ग्रुप के सामने उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए काम चेतना में वृद्धि। ये अपन ने जाना ही है क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो एक यौन अंग है वो परिपक्व हो रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो काम चेतना है इसके अंदर जो वृद्धि है वो होना स्वाभाविक है। ये अपन ने जो वृद्धि और विकास जब अपन देख रहे थे किशोरावस्था का तो उस सेक्शन में भी इसको बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है। तो यौन ग्रंथियां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, यौन अंग परिपक्व हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इस कारण ये सारा घटनाक्रम होता है। अगला पॉइंट आता है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। सबसे पहले देखिए कि अपन जानते किशोरावस्था स्टार्ट कौन सी स्टेज में होती है। ये है बाल्यावस्था, ये है प्रौढ़ावस्था। अब इन दोनों के बीच में क्या आती है, किशोरावस्था। तो किशोर क्या है, ना तो बालक है और ना ही प्रौढ़ है ना। बालक क्या होता है, बालक पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, जबकि प्रौढ़ क्या होते हैं, प्रौढ़ पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं एक तरीके से। अब ना तो ये प्रौढ़ बना जिससे कि ये स्वतंत्र हो जाए, हालांकि इसका शरीर है वह स्वतंत्र होने की दिशा में आ गया, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए इसे माता पिता के ऊपर है, किशोर को डिपेंड रहना पड़ता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक किशोर है, उसका प्लान है गोवा जाने का,
है ना। अब गोवा जाने के लिए उसका शरीर है वह बिल्कुल फिट है, वह चाहे तो गोवा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अकेला भी जा सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, परमिशन तो उसे माता पिता से लेनी ही होगी, और फाइनेंशियली वो किसके ऊपर डिपेंड है, माता पिता के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से आती है आत्मनिर्भरता बनाम जो निर्भरता की लड़ाई है, वो यहाँ से शुरू होती है। देखिए इसमें अपन कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक किशोर जो होता है उसको सुरक्षा के लिए, निर्देशन के लिए और प्यार के लिए आवश्यकता होती है, किनकी, उसको अपने माता पिता की, अपने से बड़े लोगों की, इन चीज़ों के लिए वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, अपने से बड़े लोगों के ऊपर। ठीक है, वहां पर वह एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह विचार एवं कार्यों में पर्याप्त स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता की मांग करता है। ये चीजें उसे चाहिए किसी दूसरे से, और उसे खुद को क्या चाहिए, मतलब खुद क्या चाहता है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता चाहता है, जबकि वह इनके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अपन निर्भरता के पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए हर पॉइंट को अपन बारीकी से समझ रहे हैं। निर्भरता के पॉइंट्स को देखते हैं, किन किन पॉइंट्स के ऊपर बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। अपने देखिए शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारी तीनों जो आवश्यकताएं, इनके लिए वह अपने से माता पिता होंगे या अपने से जो बड़े लोग होंगे उनके ऊपर निर्भर रहेगा, ये अपन भी जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, किशोरावस्था में कुछ आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और विकास जो चलता रहता है, उससे क्या होता है, अपन ने जाना इमोशंस जो चेंज होते हैं, उसकी वजह से बच्चे में क्या चिंता, बेचैनी, भय, असुरक्षा की जो भावना पैदा होती है, इसका निराकरण कौन करेगा, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, उसी के माता पिता करेंगे। तो इसके लिए भी वह माता पिता के ऊपर निर्भर है। निर्भरता अपन जान रहे हैं। अनियंत्रित संवेगों, है ना, अनियंत्रित संवेगों की जब बाढ़ आती है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा चाहता है कि वह साहस और नवीनता से ओतप्रोत कार्य करे। ठीक है, अब इसके अंदर मार्गदर्शन कौन करेगा, जरूरत तो होती है ना उसे मार्गदर्शन की, क्योंकि वह दुनिया को पूरी तरीके से नहीं जानता। तो मार्गदर्शन कौन करेगा, मार्गदर्शन भी उसके माता पिता और बड़े लोग ही करेंगे। तो इसके लिए भी मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन के लिए भी वह उनके ऊपर निर्भर रहता है। ये निर्भरता के पॉइंट्स अपन ने देखे। अब आत्मनिर्भरता किस तरीके से चाहता है बच्चा, आत्मनिर्भरता चाहता है, वह दिखाना चाहता है कि वह बालक नहीं रहा, अपने आप को हर काम के लिए योग्य बताना चाहता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से सामाजिक भी हो जाता है बच्चा, सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाता है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ वह बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा। ठीक है, अपनी रुचि और इच्छा के अनुकूल चलने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता वह चाहता है। ठीक है, और वह चाहता है कि परिवार के जो गंभीर मामले हैं उनके अंदर उसकी राय ली जाए। इसके अलावा देखिए अब क्या आता है, वह समूह अथवा मित्र मंडली के साथ संबंध। वह समूह में जो संबंध है वह घनिष्ठ होते हैं। बाल्यावस्था में घनिष्ठ संबंध नहीं होते, इसमें थोड़े से घनिष्ठ संबंध होते हैं। होता क्या है, किशोर जैसे अब किशोरावस्था में माता पिता से दूर जाकर दोस्तों के साथ समय बिताना चाहेगा, दोस्त ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं, है ना। पीर ग्रुप के आदर्शों और मान्यताओं को बहुत सम्मान देता है, उसके ग्रुप के जो रूल होते हैं ना उसको बड़ा सम्मान देता है, उनको फॉलो करता है वो। ठीक है, और अपना स्थान जो है वह वही समूह जो या जो पीर ग्रुप है उसमें बनाए रखने के लिए वह वही चाहता है जो पीर ग्रुप के मेंबर के, जो वह नहीं चाहता कि ग्रुप से उसको निकाला जाए किसी भी तरीके से। तो सारे सदस्य मिलकर जो तय करते हैं वही कार्य करता है किशोर। ठीक है, और होता क्या है, एक देखिए पीर ग्रुप द्वारा अगर कायर, भीरू या नीरा बच्चा अगर उसको कह दे कोई, तो उसके कहलाने की कल्पना मात्र से वह बेचैन हो उठता है। होता है ना दोस्तों के अंदर कि तू तो बिल्कुल कायर है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये सेंटेंस सुन के है ना बच्चा बेचैन हो जाता है, कुसमायोजित होने का खतरा उसके ऊपर रहता है। इसके बाद अगली विशेषता आती है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आमतौर पे क्या धारणा होती है कि जो किशोर होते हैं वह अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अपन किशोरों को देखें तो किशोर एक आदर्शवादी बनना चाहते हैं, उनके अंदर एक आदर्शवाद की जो भावना है वो बनी रहती है। किसी वजह से कुसमायोजित होते हैं, फिर वह कुछ किशोर अपराध की तरफ निकल जाते हैं, वो एक अलग घटनाक्रम होते हैं। देखिए किस तरीके से आदर्शवाद जो होता है वह किशोर के अंदर होता है। किशोर के अंदर कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। क्या क्या प्रश्न उठते हैं, किशोर सोचता है कि संसार है वह कहाँ जा रहा है, देश के अंदर इतनी गरीबी, बेकारी, कालाबाजारी, चोर बाजारी जो भी है वह क्यों है ना। वह जानना चाहता है कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, अमीर अमीर क्यों है ना, मानवता क्या है, और गरीब को गरीब कौन बनाता है। ये ऐसे जो प्रश्न हैं वह अपने चारों तरफ की जो घटनाक्रम देखता है उनके बारे में थोड़ा सा चिंतित रहता है। उसको यथार्थ नहीं पता है, लेकिन जो उसने देखा उसे देख के वह चिंतित हो जाता है। इसके बाद देखिए आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की लड़ाई कैसी होती है। अब किशोर क्या करता है, देखिए किशोर ने मान लीजिए अपने चारों तरफ गरीबी देखी, या फिर वह किसी देश को देख रहा है जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। तो किशोर के अंदर जो जुनून होता है, जो उसका जोश होता है, वह उसको ये कहता है कि क्यों नहीं मैं इसको सबको बदल दूं, मैं ये सारा सिस्टम बदल दूं, और जो गरीब है वह गरीब ना रहे, सबको अमीर, सबको अच्छी सुविधाएं मिले। ऐसा सोच सकता है, लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है
है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल कब होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि जब मान लीजिए वह जिस देश के बारे में बात कर रहा है वहाँ की इकोनॉमी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वहाँ के संसाधन इस अकॉर्डिंग होने चाहिए कि वह अमीर बन पाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ के संसाधन ऐसे हो जैसे कि अफ्रीका है। अब अफ्रीका के अंदर संसाधन ऐसे नहीं है कि वहाँ के जो देश है वह अमीर कैटेगरी के अंदर आए, तो वहाँ पे कैसा पॉसिबल होगा? तो वो होता है यथार्थवाद। और आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद है कि हाँ उसको अमीर बना दिया जाए, लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ उसकी इकोनॉमी को देखना, उसके बेसिक जो नीड्स हैं उन चीज़ों को देखना। तो होता क्या है, आदर्श की खोज में जो किशोर होते हैं वह यथार्थ से आंखें मूंद लेते हैं, है ना। वास्तव में होता किस वजह से है? कारण क्या रहते हैं इसके? एक तो अनुभव की कमी और जो अपरिपक्वता, दो कारण रहते हैं, अनुभव की कमी और अपरिपक्वता। इसकी वजह से क्या होता है, यथार्थ से संबंध जो है वह कट जाता है और काल्पनिक उड़ान बढ़ने लगता है किशोर, कल्पनाओं में जीता रहता है। और क्या होता है, वह चाहता है कि असंभव को संभव कर दे, है ना। ये गाना आता था ना पहले, होनी को अनहोनी कर दे, कुछ ऐसा चाहता है किशोर, लेकिन होता नहीं है। जब ये नहीं होता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बेचैन होता है। अब इसके रिजल्ट क्या होंगे? परेशान होगा, बेचैन होगा। तो कोई भी आदमी जब परेशान होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, उसके इमोशंस जो है वह अनस्टेबल होते हैं। तो इमोशनल अनस्टेबल हुए तो मानसिक संतुलन है वह ऑटोमेटिक खो बैठता है। तो इमोशनल अनस्टेबल हुए, इमोशन जो अनस्टेबल हुए, उसके बाद मानसिक संतुलन को होता है। और कभी कभी होता है किशोरों के अंदर जो तोड़ फोड़ और विध्वंसात्मक जो कार्य उसके द्वारा अपना रोष प्रकट करना, ये घटनाएं होती हैं। और ये घटनाएं अगर किसी वजह से वह नहीं कर पाता है तो वह फिर दूसरा जो होता है वह निष्क्रिय हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, वह चुपचाप बैठा रहेगा कि ठीक है यार जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। यह होती है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की लड़ाई। अगली जो विशेषता आती है किशोरावस्था की, वह आती है व्यवसायिक चुनाव संबंधी समस्या, कैरियर का चुनाव। यह समस्या आप सबने फेस की होगी। मोस्ट ऑफ ये होता है जब 11th क्लास में सब्जेक्ट चुनने का जब सब्जेक्ट चुनने का जब ऑप्शन होता है किशोर के सामने, तो उस टाइम किशोर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। और ये सब आपने फेस किया होगा। वह अपनी खूबियों को जानना चाहता है कि क्या क्या खूबियाँ मेरे अंदर है, मुझे किस हिसाब के व्यवसाय के अंदर मुझे जाना चाहिए। तो इस हिसाब से वह ज़्यादा चिंतित रहता है। तो कैरियर के जो चुनाव के संबंधित समस्या है वह भी किशोरों को बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे अपनी किशोरावस्था की जो विशेषताएं, 7 विशेषताएं हैं, हर विशेषता अपने दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब हर कॉन्सेप्ट को अपन ने क्लियर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इसको याद कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इन विशेषताओं के माध्यम से पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अगर कोर्स पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।